नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल पवार है। मैं अपनी आप बीती सुनाकर किसी तरह का अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं भूत प्रेत इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब विश्वास करता हूं, पर मेरे साथ जो घटना घटी थी वो बहुत ही अजीब घटना थी, जिस पर मुझे आज भी विश्वास नहीं होता। मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि वो क्या था। उस वक्त भी मेरी हालत ऐसी ही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। साल 2000, उस साल मेरी शादी को 12 साल पूरे हो चुके थे। उस वक्त मेरा बेटा 9 साल का था। हम सब हंसी खुशी से रह रहे थे। उन दिनों मैं MIDC के एक फैक्ट्री में फिटर का काम किया करता था। मेरी ज्यादातर नाइट शिफ्ट होती थी। उसी साल मैं अपने परिवार के साथ घूमने चला गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की मशहूर वादियों में, मशहूर जगहों पर हम 2 हफ्तों तक घूमते रहे। वहां पर हमने बहुत मजे किए और ठीक 15 दिन बाद हम वापस अपने घर आ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। वापस आने के बाद मैं फिर से अपने जॉब पर ज्वाइन हो गया। 2-4 दिन बाद ही एक दिन सुबह मेरे बेटे सोहम ने मुझे कहा, पापा, मम्मी रात को मुझे डराती है। पता नहीं रात भर वो क्या करती रहती है। उसकी बहुत ही अजीब आवाज आती है, अजीब हरकतें करती है। मैंने उसे कहा कि तुमने उसे पूछा क्यों नहीं, शायद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। उसने बताया कि पहली रात मैंने पूछने की हिम्मत की थी, पर मां ने मेरी तरफ ऐसी डरावनी नजरों से देखा कि फिर आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और तो और वो 2 बार बीच रात घर का दरवाजा खुला छोड़कर कहीं बाहर चली गई थी। मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह करीब 5 बजे वो वापस आ गई और आकर सीधे सो गई। यही सब पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। कभी रात में वो घर में यहां वहां घूमती रहती है, कभी रोती है, कभी हाथ पैर पटकती है, तो कभी बाहर चली जाती है। उसका ये रूप देखकर उसे रोकने की मेरी हिम्मत नहीं होती और इसलिए मैं रात में अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता हूं। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान था। उसने मुझे 1-2 बार यह कहा था कि पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर मेरी नाइट शिफ्ट होने के कारण मैं ज्यादातर घर में सोया रहता था और मेरे जागने पर वो कभी मेरे पास आ जाता तो मेरी पत्नी रूपाली भी वहीं चली आती थी और इसलिए सोहम ने अपनी बात कभी पूरी नहीं की। उस वक्त मैंने अपने बेटे से बस इतना कहा था कि मैं देखता हूं, शायद वो बीमार होगी। मैंने जो कुछ सुना था वो सब कुछ अजीब था। उस रात मैंने काम पर अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की, तो उनमें से एक ने मुझे सुझाव दिया कि तुम उससे बात करके देखो, शायद उसे कुछ प्रॉब्लम होगी। तो दूसरे एक दोस्त ने कहा कि यह कोई साधारण बात नहीं है, तुम उसका पीछा करके देखो, देखो कि वो कहां जाती है, क्या करती है, क्योंकि जैसा तुमने बताया है उसका बर्ताव ऐसा है कि जैसे उसे किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है। यह भूत प्रेत का मामला हो सकता है। हो सके तो उसे किसी मंदिर लेकर चले जाओ। लेकिन मेरे लिए अब यह प्रॉब्लम हो गई थी कि पिछली छुट्टियों के कारण मुझे अब छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अगले दिन मैंने अपने पड़ोसियों से भी बात की। उनका कहना था कि अब रूपाली पहले जैसे उन सबसे बात नहीं करती है। हमारे घर का दरवाजा ज्यादातर बंद रहता है और वो घर में ही बैठी रहती है। कभी खिड़की से झांक कर देखो तो वो घर में यहां वहां घूमती दिखाई पड़ती है। आवाज दो तो बस घूरती है। इसलिए आस पड़ोस के लोगों ने घर के अंदर जाना तक छोड़ दिया है। बस उसे बीच रात में किसी ने कहीं आते जाते नहीं देखा था। इन सब के बीच मुझे एक बात का पता चला कि जब से हम छुट्टियों से वापस आए हैं तब से उसके बर्ताव में बदलाव हुआ है। मैंने भी उसके स्वभाव में हुए बदलाव को महसूस किया था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद बाहर घूमने फिरने के कारण वो थकी हुई होगी। अब मेरे लिए यह जानना जरूरी था कि आखिर रूपा के साथ क्या हो रहा था। उस दिन मैंने रूपाली से बात करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत में वो मुझे नॉर्मल लगी। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी तनाव नहीं था। मैंने अपने बेटे से भी बात की, लेकिन उसका यह कहना था कि दिन भर में वो थोड़ी बहुत नॉर्मल रहती है, पर रात में अचानक उसका स्वभाव और रूप बदल जाता है। इसलिए हो सके तो मुझे रात में रुककर देखना चाहिए।
मेरा बेटा उसकी अजीब हरकतों से डरा हुआ था, इसलिए मैंने उसी रात अपने फैक्ट्री मैनेजर से बात की और कुछ दिनों के लिए मेरी शिफ्ट चेंज करवा ली। अगले कुछ दिनों के लिए मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में भेजा गया। उस रात मैंने उसकी हरकतों पर ध्यान रखा, तो जब उसे पता चला कि मैं रात काम पर नहीं जाने वाला, तो वो थोड़ा असहज हो गई और बीच बीच में मुझे अजीब नजरों से घूरने लगी। मैंने उसे पूछा भी, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मेरे इस सवाल पर वो अपनी नजर हटा लेती और कहती कि कुछ नहीं। उस रात रूपाली बाहर नहीं गई, पर मैंने रात में 3-4 बार ये महसूस किया कि वो किसी जानवर जैसे गुर्रा रही थी। मैं जब भी उसे आवाज देता वो एकदम से शांत हो जाती। मेरे हिसाब से तो वो बस बीमार थी और उसे इलाज की जरूरत थी। उसे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था जो वो हमसे छुपा रही थी। अगली रात भी सब ठीक रहा। तीसरी रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो रूपा मेरे पास नहीं थी। मैंने अपने बेटे को जगाकर उससे पूछा और उसका कहना था कि वो जरूर बाहर चली गई है। घर का दरवाजा भी अंदर से खुला था। मैंने घर से गली से भी बाहर जाकर देखा, वो आसपास कहीं भी नहीं थी। मैंने पास की सड़कों पर भी जाकर ढूंढा। काफी देर तक उसका इंतजार तक किया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। एक वक्त मुझे ऐसा भी लगा कि जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दूं, पर मेरे बेटे ने कहा कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। और वैसा ही हुआ। देर रात 3 बजे के करीब रूपाली घर वापस आ गई। उसकी आंखें पूरी खुली थी। उसकी नजर शून्य में ताक रही थी। हम उसके आसपास होकर भी उसे हमारे होने का एहसास तक नहीं था। अंदर आने पर बिना पल के झपकाए उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और वो जाकर अपने बिस्तर में सो गई। मैं उसके पास गया और पूछा, रूपा इतनी रात को कहां गई थी? पर पल भर में वो जैसे गहरी नींद में चली गई। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो किसी मुर्दे जैसे पड़ी रही। मुझे लगा कि शायद रूपा को नींद में चलने की बीमारी हो गई है। उसकी अगली रात मैंने सोचा कि अगर आज रात ये घर से बाहर चली गई तो मैं इसके पीछे जाकर देखूंगा कि आखिर ये रूपाली कहां जाती है। और उस रात मैंने करवट बदलकर सोने का नाटक किया। बीच रात में मुझे बाहर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने रूपा को घर से बाहर जाने दिया और फिर धीरे से उसके पीछे चला गया। रूपाली गली से बाहर निकलकर बाहर सड़क पर चली गई। मैं भी यहां वहां छुपते छुपाते उसके पीछे जा रहा था। आगे जाकर वो एक सुनसान रास्ते पर मुड़ गई। रास्ता बहुत ही सुनसान था। वो खाड़ी का इलाका था जहां पर कोई भी रहता नहीं था। चारों तरफ बस फैला हुआ मैदान था और वहीं आगे जाने के लिए एक पगडंडी सा रास्ता था। आसपास थोड़ी बहुत झाड़ियां थी, लेकिन ज्यादा पेड़ नहीं थे। रूपा किसी बेजान सी उस रास्ते पर चली जा रही थी और मैं झाड़ियों में छुपते छुपाते उसका पीछा कर रहा था। चलते चलते अचानक से रूपा एक जगह पर रुक गई। उसके रुकते ही मैं भी उससे थोड़ी दूर झाड़ियों में छुप गया। कुछ पल के लिए रूपा एकदम शांत खड़ी रही और फिर उसने एक गंभीर और अजीब सी डरावनी आवाज में मुझे कहा, मेरा पीछा करना बंद कर दो और वापस लौट जाओ। मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना बोलकर वो फिर से आगे कहीं चलने लगी। उसकी आवाज सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं इतना शांत और संभल कर उसका पीछा कर रहा था और फिर भी उसे पता चल गया। पर सच कहूं तो उसकी वो आवाज सुनने के बाद मेरे पैर वहीं पर जम गए थे। मैंने बाहर निकलकर देखा, लेकिन उसके बाद रूपा मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं चुपचाप वापस घर चला आया। घर आने के बाद सुबह रूपा हमेशा की तरह आकर बिस्तर में सो गई। उस दिन सुबह भी उसका बर्ताव एकदम सामान्य था, ऐसा जैसे कल रात क्या हुआ था, उसने मुझे क्या कहा था, यह सब उसे कुछ भी पता ना हो। इन सब बातों के बारे में सोचकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने अपने कुछ करीबी दोस्तों से बात की और उसे अस्पताल लेकर चला गया। अस्पताल में मैंने डॉक्टर को उसकी नींद में चलने की बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने कुछ दिनों तक रूपा की जांच की और उसे दवाइयां दी।
उस दौरान भी उसका घर से बाहर जाना, अजीब हरकतें करना शुरू ही था। मेरे कुछ दोस्तों का कहना था कि यह सब शायद नींद में चलने के कारण नहीं है, इसके पीछे कोई और कारण है। उनके अनुसार रूपा के बारे में मुझे किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए थी। मुझे भी डर लग रहा था, इसलिए मैंने उस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकाली और फिर रूपा को मुंबई के रे रोड इलाके में एक दरगाह में लेकर चला गया। वहां जाने पर रूपाली का बर्ताव इतना साधारण था कि उस पर किसी को शक नहीं हुआ और न ही उस पर किसी प्रेतात्मा का साया नजर आया। मुझे लगा कि दवाइयों के कारण शायद वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो शायद बाहर जाने के कारण हुआ था या फिर उसके पीछे जो बुरी प्रेतात्मा पड़ी थी उसके कारण। लेकिन रूपा को दरगाह ले जाने के बाद शायद वो आत्मा उसे छोड़कर चली गई थी। दरगाह में मुझे बताया गया कि हम जब 2 हफ्तों के लिए बाहर घूमने चले गए थे तब कोई बहुत ही बुरी प्रेतात्मा रूपा के साथ यहां तक चली आई है। उसकी कोई इच्छा अधूरी है और वो इसके माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है। लेकिन वहां जाने पर रूपाली एकदम से ठीक हो गई थी और इसलिए हम वापस घर चले आ गए। घर वापस आने पर घर के अंदर आते ही रूपाली ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। उस वक्त मैं और मेरा बेटा हम दोनों भी अंदर खड़े थे। रूपाली बहुत गुस्से में लग रही थी। मैंने धीमी आवाज में उसे पूछा, दरवाजा क्यों बंद किया? क्योंकि उस वक्त रात भी नहीं हुई थी, पर दरवाजा लगाने से घर में अंधेरा हो गया था। मैंने लाइट चालू करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी पल रूपा ने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मेरा हाथ इतनी ताकत से दबा कर रखा कि मुझे दर्द होने लगा था। वो सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मेरे अंदर एक बिजली से दौड़ गई और फिर उसकी एक भयानक आवाज उस कमरे में गूंज उठी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझसे दूर रहो। तुम्हारे लिए ये आखिरी चेतावनी है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रूपाली की वो आवाज इतनी भयानक थी कि मुझसे आगे कुछ बोला ही नहीं गया। मैं अपने बेटे को लेकर सीधा उसके कमरे में चला गया। उस रात भी रूपाली बाहर जाकर सुबह वापस आई थी। उसके अगले ही दिन मैंने अपने बेटे को अपनी बहन के घर छोड़ दिया। मुझे उसे अकेले घर रखने में भी डर लगने लगा था और मैं जल्दी से जाकर अपने उस दोस्त से मिला जिसने मुझे तांत्रिक से मिलने का सुझाव दिया था। उससे मिलकर मैंने उसे रात वाली घटना के बारे में बताया कि मैं रूपा को दरगाह लेकर चला गया था, लेकिन तब उसका बर्ताव एकदम नॉर्मल था। पर घर वापस आते ही उसके अंदर जो प्रेतात्मा थी वो वापस आ गई। उसे क्या हो गया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ वक्त तक लग रहा था कि वो बीमार है, लेकिन अब लग रहा है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। मैं यहां अपने उस दोस्त का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरा वो दोस्त उस रात मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गया। उसका यह कहना था कि हमें पहले देखना होगा कि आखिर वो कहां जाती है, क्या करती है। मतलब हमें अगर कारण पता चला तो उपाय भी आसानी से मिल जाएगा। और इसलिए उस रात हम बाहर ही बैठे रहे। रात के 1 बजे के करीब मेरे घर का दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज सुन हम दोनों गली के आखिर में एक दुकान के पीछे छुप गए। कुछ ही देर में हमें रूपा गली से बाहर निकलकर अंधेरे में जाती हुई दिखाई दी। उसका वही अवतार था। वो किसी बेजान मुर्दे जैसे चल रही थी। गर्दन एक कंधे पर झुकी हुई थी, बाल खुले और बिखरे पड़े थे और उसका पूरा शरीर किसी धक्के जैसे हिलते हुए चल रहा था, जैसे कोई उसे पीछे से धक्का देकर लेकर चला जा रहा हो। हम दोनों भी छुपते छुपाते उसके पीछे जाने लगे। गली से बाहर निकलकर रूपा एक सड़क के किनारे से चलने लगी। उस रास्ते पर रात में ज्यादा गाड़ियां नहीं होती थी। उस रात भी वही नजारा था, बस बीच बीच में एक आध गाड़ी गुजर रही थी। कुछ 2-3 सड़कें पार करने के बाद हम फिर से एक पगडंडी के रास्ते पर निकल पड़े। हम दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि हम जरा से भी आवाज नहीं करेंगे, पर पगडंडी वाले उस रास्ते पर फिर से वही हुआ। कुछ दूर जाने पर वो अचानक से रुक गई। उसने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे हमारी तरफ देखा। तब उसका धड़ आगे की ओर था और उसका चेहरा पूरा पीछे मुड़ा हुआ था। हम दोनों भी उसे देख झाड़ियों में छुप गए। हमें तब एक आवाज सुनाई दी,
मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पीछे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा पीछा मत करना। जाओ, अब अपने दोस्त की जान बचाओ। उसकी वो बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने एक नजर अपने दोस्त की तरफ देखा। उसका चेहरा बहुत ही घबराया हुआ था। उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे। उसे देख मैं भी डर गया और उसी पल मेरा दोस्त दौड़ते हुए सड़क की तरफ जाने लगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। लगा कि शायद वो डर के मारे सड़क की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि उस सड़क पर एक ट्रक हमारी तरफ आ रहा था। वो देख मैं भी अपने दोस्त के पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन मैं उस तक पहुंच पाता तब तक वो ट्रक के नीचे आ गया था। वो ट्रक मेरे दोस्त को कुचलकर आगे निकल गया था। उसे इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसे बचाने का कोई उपाय नहीं था। उस वक्त मैं बहुत टूट चुका था, रो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर अब वहां रूपाली नहीं थी। मैं किसी तरह अपने दोस्त को वहां से लेकर चला गया। वो पूरी रात पुलिस और अस्पताल के चक्कर काटने में चली गई। सुबह होते होते उसके घर वाले और मैं उसके क्रियाकर्म की तैयारी में जुट गए। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि एक रास्ते के किनारे मेरी पत्नी रूपाली की लाश मिली है और कुछ लोग मिलकर उसे अस्पताल लेकर चले गए हैं। मैं तुरंत ही उसे देखने चला गया। उसके शरीर पर मारने के या जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। सब कुछ ठीक था। डॉक्टर का कहना था कि उसकी मौत सदमे के कारण हुई है, लेकिन किस तरह का सदमा, कैसा सदमा, इसका कुछ पता नहीं चला। न किसी ने उसे मारा था और न ही किसी तरह का हादसा हुआ था। उस एक दिन में ही मैंने अपने 2 करीबियों को खो दिया था। वो प्रेतात्मा क्या थी मुझे पता नहीं, कहां से आई थी और क्या चाहती थी ये भी मुझे पता नहीं, पर जाने अनजाने में वो मेरे अपनों को अपने साथ लेकर चली गई थी। मुझे इस बात का कभी पता नहीं चला कि ये सब क्यों और कैसे हुआ था, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो बहुत ही अजीब था।